सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उसके वन बाय वन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता था और यहाँ आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एक होता है एटीपी, जिसको बोलते हैं एटीपीएफ बोलते हैं, एटॉमिक एपीएफ बोलते हैं इसको, एपीएफ। एपीएफ का क्या मतलब होता है? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान के चलते मेरे पास कोई सिंपल क्यूब है, या मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई क्यूब है, सिंपल क्यूब। इस तरह से हमारे पास कोई सिंपल क्यूब है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल क्यूब हो गया। अब इस सिंपल क्यूब में जैसे मान के चले कि इसका वॉल्यूम अगर मान के चलते हैं, इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि कितना है? 100 है। वॉल्यूम क्या मान के चलते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है वो 100 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं वॉल्यूम है। तो ये इसका क्या है? कैपेसिटी या वॉल्यूम है कि उसमें उतना चीज़ों को हम लोग भर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो भी अमाउंट भरा यहाँ पे, जो भी चीज़ों का, एटम से या जो भी चीज़ से, तो वो मान लेते हैं कि 68 सेंटीमीटर क्यूब भरा, 68 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ से अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देखा जाए तो ये हो जाता है कितना वॉल्यूम आपने भरा, तो 68, और टोटल वॉल्यूम कितना है? 100। तो 68/100 मतलब कि 0.68। ये आपका क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो जाएगा। या इसी को अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 68% हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एक तरह से ये बताता है कि कोई जो आपका सिंपल क्यूब है, एफसीसी है या बीसीसी है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ फिल है, या उसमें कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है भरा पड़ा है, या जो एटम्स है उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है? द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर मटेरियल विथ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछा है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, सबके लिए आपको वैल्यू याद रखना है। यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होगा सबके लिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर यहाँ पे एक होता है सिंपल क्यूब होता है, एक होता है आपका बीसीसी, एक आपका होता है एफसीसी, और एक होता है एचसीपी। एचसीपी को हम लोग, एससी का मतलब सिंपल क्यूब, बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी का मतलब होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूब, और एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्या देखें, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एपीएफ देखें, तो सिंपल क्यूब का जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो 0.52 होता है, 0.52। बीसीसी का जो होता है वो 0.68 होता है, 0.68। यहाँ पे क्या होता है इसका? 0.68। एफसीसी का होता है 0.74, और हेक्सागोनल क्लोज पैक का भी 0.74 होता है। तो आपको ये वैल्यू याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसका पूछा है? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर क्यूब का मतलब बीसीसी का हमसे पूछा है। तो बीसीसी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना है? 0.68। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.68। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम। तो एक एल्यूमिनियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि वो कैसा स्ट्रक्चर है, बीसीसी है, एफसीसी है, एचसीपी है, या नॉन ऑफ दीज है। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है एल्यूमिनियम का ध्यान रखना है आपको, एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम को एल से लिख देते हैं,
एक एल और दूसरा मान लेते हैं अगर आपका पूछा जाए आयरन, Fe का मतलब आयरन। इन दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो इन दोनों का क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है ये FCC होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, FCC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियस ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज गिवन बाय। तो FCC स्ट्रक्चर का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, तो FCC स्ट्रक्चर का एटॉमिक रेडियस पूछा गया। तो एटॉमिक रेडियस सबका याद रखना है आपको। तो यहाँ पे भी ध्यान रख लीजिए कि अगर सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब का एटॉमिक रेडियस जो होता है, सिंपल क्यूब का एटॉमिक रेडियस जो होता है उसमें एक रिलेशन होता है कि A बराबर 2R होता है। तो साइड इड्स जो होता है वो 2R के बराबर होता है। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाता है, A/2 हो जाता है। और अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे फेस सेंटर क्यूब है, यहाँ पे क्या है, FCC है। तो FCC के कंडीशन में जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो A/2√2 होता है, A/2√2। तो इसको ध्यान रखना है कि A/2√2 होता है। अच्छा, ये सिंपल क्यूब के केस में भी यही होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैक के केस में भी ये आपका एटॉमिक रेडियस का वैल्यू इतना ही होता है। और ये जो है आपका किसके लिए है, ये FCC के लिए है। एक और टर्म आता है इसमें BCC, जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं। इस केस में जो एटॉमिक रेडियस होता है, सॉरी यहाँ पे जो एक रिलेशन होता है, हाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब में A और R के बीच का एक रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को भी आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें शायद A = 4R/√3 शायद होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए है, BCC के लिए है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, FCC पूछा है तो FCC के लिए A/2√2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीरो से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के, और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, VVI क्वेश्चंस के साथ, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर एन HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम आपको सारे का नंबर ऑफ एटम बता देते हैं, सारे का। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में आपको हम सारा पार्ट्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हाँ यहाँ पे जो है कौन सा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है और उनके बीच का यूनिट पर यूनिट नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो पहला आपका क्या होता है, पहला जो है वो होता है आपका सिंपल क्यूब, जिसको SC बोलते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तीसरा होता है FCC और चौथा होता है आपका फेस सेंटर क्यूब है ये, और चौथा होता है आपका HCP, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूब में 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होता है, फेस सेंटर में 4 होता है और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक में 6 एटम होते हैं। तो हमसे पूछा किसके बारे में गया, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल
4NHCP। तो HCP के लिए पूछा गया, तो HCP के लिए कितना है आपका 6। तो करेक्ट आंसर इसमें कितना हो जाएगा, ये देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना है आपका 6, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द लाइन एबव विच द एलॉय इज लिक्विड इज कॉल्ड। मतलब लाइन, ऐसा लाइन जिसके ऊपर जो है वो लिक्विड मिले, उस लाइन के ऊपर क्या मिले, इस ये मान लीजिए आपका लाइन है, उसके ऊपर जो फेज मिले वो क्या मिले, लिक्विड का फेज मिले। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को ध्यान रखना है कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को लिक्विडस लाइन बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लिक्विडस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विडस लाइन। तो लिक्विडस लाइन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द रिएक्शन इन विच अ लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फेज इज कॉल्ड। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे बोला है कि विच लिक्विड फेज लिक्विड जो है वो कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो लिक्विड जो है वो बोला है कि ट्रांसफॉर डिफरेंट टू सॉलिड फेजेस। तो यहाँ पे ये एक सॉलिड 1 में टूट जाए और दूसरा सॉलिड 2 में टूट जाए। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है और उस रिएक्शन का नाम होता है यूटेक्टिक रिएक्शन। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूटेक्टिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जब एक लिक्विड जो है 2 डिफरेंट सॉलिड में टूट जाता है तो उसे हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही आपको यूटेक्टोइड रिएक्शन और क्या बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन और पेरिटेक्टोइड रिएक्शन, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। देखिए ऑस्टेनाइट यहाँ पे पूछा है, ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा है। तो ऑस्टेनाइट जो है इसका आपसे क्या पूछा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो मेरा ऑस्टेनाइट होता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि इसका भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो FCC ही होता है, FCC। तो FCC किसका आपका हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, आयरन का हो गया और ऑस्टेनाइट का हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका FCC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन कंटेंट ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी। तो माइल्ड स्टील में ध्यान रखना है कि माइल्ड स्टील अगर आपका है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील थोड़ा डक्टाइल होता है। माइल्ड स्टील क्या होता है आपका, थोड़ा डक्टाइल होता है, एक तरह का क्या होता है, थोड़ा सा सम डक्टाइल होता है, सम अमाउंट इसका क्या होता है, डक्टाइल होता है, डक्टाइल। इसलिए इसमें कार्बन जो होता है डक्टाइल, इसलिए इसमें कार्बन थोड़ा कम मात्रा में मिलाया जाता है। तो इसमें अगर कार्बन परसेंट की बात करें, कार्बन परसेंट की, तो कार्बन परसेंट इसमें कितना होता है, 0.15% से 0.25% के बीच इसमें कार्बन होता है। तो बोला है कि कार्बन कंटेंट ऑफ माइल्ड स्टील, तो यहाँ पे देखिए 0.15 है, ये 0.5 नहीं होगा, 0.8 नहीं होगा, 1.8 नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.15%। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह माइल्ड स्टील के साथ में कास्ट आयरन हो गया और आयरन के और भी सारे फॉर्म है, तो उन सब में कार्बन का परसेंटेज आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉय ऑफ निकेल एंड आयरन। तो निकेल और आयरन का अलॉय क्या होता है, यहाँ पे निकेल है और प्लस में आयरन है। तो निकेल और आयरन का अलॉय क्या होता है, यहाँ से ये पूछा गया है। तो निकेल और आयरन का जो अलॉय होता है उसे हम लोग इनवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवार बोलते हैं, इनवार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो देखिए वहां पे क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनवार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अलॉय ऑफ निकेल एंड आयरन जो होता है ये होता है आपका
इनवार। ऐसे ही आपको ब्रास का याद रखना है, ब्रोंज का याद रखना है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है एलॉय के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्यूरामीन एल्यूमिनियम ड्यूरामीन एलॉय इज। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, एक टर्म है, एक एलॉय है ड्यूरालुमीन। तो देखिए ड्यूरालुमीन जो होता है इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, मैक्सिमम इसमें पूछा है कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है। तो देखिए ड्यूरामिलिन जो होता है इसमें सबसे ज्यादा जो होता है आपका मोस्ट अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट में जो होता है, मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो किसका होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका एल्यूमिनियम का। तो मैक्सिमम अमाउंट इसमें जो होता है वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम आपका कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ कॉपर। तो कॉपर का इसमें कौन ओर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ओर का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे आपके मिनरल्स जिससे हम लोग ज्यादा अमाउंट में वो उस मटेरियल को प्राप्त कर सके, उसे हम लोग ओर बोलते हैं। तो ओर ऑफ कॉपर की बात करें अगर हम लोग, ओर ऑफ यहाँ पे कॉपर, ओर ऑफ यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉपर। तो देखिए कॉपर के बहुत सारे ओर होते हैं, बहुत सारे ओर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कॉपर ग्लांस है, गैलेना है, एजुराइट है, मैलाकाइट है। तो देखिए मैलाकाइट ऑप्शन नंबर ए जो है, ये इसमें भी ये मैलाकाइट भी होता है आपका इसका। और दूसरा जो है एजुराइट भी होता है आपका, इसमें भी कॉपर पाया जाता है। तीसरा जो है आपका कॉपर ग्लांस जो है, कॉपर ग्लांस में भी आपका क्या होता है, कॉपर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इसमें भी। और चौथा जो है इसमें और भी होता है कॉपर क्यूपराइट से होता है, या कॉपर, इसमें और भी सारे टर्म्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन नहीं होता है, तो क्या बोला, नहीं है, नॉट। तो ये गैलेना जो है GALENA, ये कॉपर का ओर नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नॉट अ ओर ऑफ कॉपर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेबिट मेटल आर आल्सो नोन एज। तो देखिए बेबिट मेटल को पूछा गया है कि इसे आल्सो किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेबिट मेटल जो है ना, बेबिट मेटल, तो बेबिट मेटल में टीन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग टीन बेस्ड एलॉय भी बोलते हैं। इसमें टीन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीन बेस्ड एलॉय बोलते हैं, टीन बेस्ड एलॉय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टीन बेस्ड एलॉय। मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट में टीन पाया गया वो क्या हो गया आपका, टीन बेस्ड एलॉय हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीन बेस्ड एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द रॉकवेल टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑन द बी स्केल डैश डैश इज यूज, अ स्टील बॉल, अ स्टील हैमर, डायमंड कोन और प्लास्टिक हैमर। तो ध्यान रखना है कि जो आपका बी स्केल में यूज होता है, मान लीजिए आपका बी स्केल जो है उसमें जो यहाँ पे यूज होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है स्टील बॉल होता है। ये क्या होता है, स्टील बॉल। तो करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टील बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ऑर्डर टू मेजर डिटेक्ट मटेरियल बाय नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के टेस्टिंग होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यहाँ पे ये पहला हो गया, और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग।
टेस्टिंग। तो ये दोनों टेस्टिंग क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है? जिसमें हम लोग जो हमारा जिस मटेरियल का टेस्टिंग करना होता है उस मटेरियल को हम टूल से क्या करते हैं, उसे टच कराते हैं। टूल और मटेरियल का आपस में कांटेक्ट होता है, इसमें क्या होता है? कांटेक्ट होता है। बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि जिस मटेरियल का हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि उसमें क्या कोई खराबी है या कहीं पे क्रैक है, तो उसके लिए हम लोग जो हमारा टूल होता है वो मटेरियल से टच नहीं करता है, नॉट कांटेक्ट होता है, इसके बीच नॉट कांटेक्ट होता है। तो नॉट कांटेक्ट होता है तो किसी ना किसी तरीके से तो ये तो इसका चेक किया जाता है। तो वो आपके इंफ्रारेड, ये वो क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक ऑफ इमिशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अकॉस्टिक ऑफ इमिशन। अकॉस्टिक ऑफ इमिशन का मतलब होता है कि साउंड वेव के जरिए या हाई फ्रिक्वेंसी के जरिए इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर में कोई क्रैक तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अकॉस्टिक ऑफ इमिशन, अकॉस्टिक इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटल फ्रैक्चर इन ऑफन कॉज्ड बाय। तो ब्रिटल फ्रैक्चर कब होता है? देखिए कोई मटेरियल में फ्रैक्चर कब होगा? ब्रिटल, यहां पे क्या बोला है? ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल आपका फ्रैक्चर। तो ब्रिटल फ्रैक्चर तब होता है जब मान लीजिए उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है, उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? बहुत लो कर दिया। तो टेम्परेचर अगर कम हुआ तो उस मटेरियल में क्या हो जाएगा? ब्रिटल फ्रैक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल टू डिटरमाइन। तो अल्ट्रासोनिक जो टेस्टिंग होता है किसी मटेरियल में, तो वो किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना है जब भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ये बताता है, जैसे मान के चलिए आपका कोई मटेरियल है, ये मान लीजिए आपका कोई मटेरियल है जिसका हमको क्या करना है? इंस्पेक्शन करना है। जिसका हमको क्या करना है? इंस्पेक्शन करना है। ये मटेरियल है तो इसका हमको मान लेते हैं इंस्पेक्शन करना। ये हमारा मटेरियल हो गया। अब इंस्पेक्शन करने का मतलब ये है कि हमको ये पता करना है इसमें कि इसमें कोई इंटरनल क्रैक्स तो नहीं। मान लीजिए यहाँ पे क्रैक्स है, यहाँ पे क्रैक्स है, यहाँ पे क्रैक्स है, तो ये ऊपर से कांटेक्ट टेस्टिंग के द्वारा, या जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा टेस्टिंग? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के द्वारा तो पता चलेगा नहीं। ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपका ऊपर के सरफेस के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता है, लेकिन अंदर में कोई क्रैक है या नहीं, तो इसको बताने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ही एक एग्जाम्पल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। क्या बोलते हैं उससे? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या करता है कि ये इसमें क्या होता है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से हमको ये पता चल जाता है कि इस मटेरियल में कोई इंटरनल क्रैक्स तो नहीं है। अगर यहाँ पे क्रैक्स है तो ये शो कर देगा कि वहां पे इंटरनल क्रैक्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रैक बिलो द सरफेस, यानी कि सरफेस के नीचे जो क्रैक है उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज हाई क्रोजिव रेसिस्टेंस मटेरियल। तो हाई क्रोजिव रेसिस्टेंस का मतलब है जिसमें जंग बहुत कम लगता है। हाई क्रोजिव का मतलब है कि उसमें जंग बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे जब भी हम बात करें तो माइल्ड स्टील जो होता है डक्टाइल होता है, तो क्रोजन का खतरा इसमें भी रहता है। कास्ट आयरन जो है इसमें भी क्रोजन का खतरा रहता है। जिंक जो है इसमें भी क्रोजन का खतरा है। लेकिन ये स्टेनलेस स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील जो है इसमें जो है क्रोजन का कम खतरा है। इसमें क्या है आपका? क्रोजन का कम खतरा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है आपका? स्टेनलेस स्टील में क्रोजन ये कम लगता है। यहाँ पे ऐसे माइल्ड स्टील की बात की जाए, कास्ट आयरन, तो ये सब क्या है? एक आयरन के ही पार्ट्स है, ये स्टील के ही पार्ट्स है। इसमें कार्बन परसेंट कुछ मिला के इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला 18 नंबर क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रोजन इन्वॉल्व डैश डैश रिएक्शन। तो देखिए क्रोजन जब भी कोई मटेरियल में होता है तो दो तरह के रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्रोजन जब भी किसी मटेरियल में होता है तो उसमें दो तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। क्रोजन में रिएक्शन जो होते हैं, दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, दो रिएक्शन आपके होते हैं। एक आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एक आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन तो एक रिडक्शन, तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों आपके रिएक्शन क्रोजन में भाग लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सॉरी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर क्रोजन। तो क्रोजन के इसमें कौन कौन से रीजन है, देखिए। तो पहला रीजन इसमें क्या बोला है, पहला बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयरन। तो अगर स्टेबल है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरे मटेरियल से क्या रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें क्रोजन नहीं लगेगा, तो इसमें तो ये रीजन होगा नहीं। दूसरा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ मेटल एटम, तो ये भी अगर स्टेबल होगा तो अब इसमें क्या होगा, आपका क्रोजन नहीं लगेगा, इसमें भी आपका क्रोजन नहीं लगेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर क्रोजन, सॉरी यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयरन बोला है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयरन जो है, अगर मेटल आयरन का स्टेबिलिटी बना रह रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्रोजन होता है, इसी कंडीशन में आपको क्रोजन होगा, क्योंकि वो मटेरियल स्टेबल है, उससे कोई भी आके आपका रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव का। तो अगला क्वेश्चन है लास्ट इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोटिंग। तो इनऑर्गेनिक कोटिंग का इसमें कौन एग्जाम्पल है, तो इनऑर्गेनिक कोटिंग का एक से में एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है। सिरामिक कोटिंग जो है, सिरामिक कोटिंग, ये इनऑर्गेनिक कोटिंग का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।